हेलो दोस्तों, आप लोग का MKY क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन, जिसको कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था में। तो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वो दोनों पार्ट, जो पार्ट ए पार्ट 2 जो वीडियो थी, आप ज़रूर लोग उसको देखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे उसकी चर्चा करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था पहले देखिएगा, ये हमारे संविधान के भाग 9 में अगर कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के भाग किस भाग में रखा गया है, तो भाग 9 में रखा गया है। इसको बच्चों याद करने के लिए पंचायती, देखिए भाग 9 कैसे अगर भूल जा रहे हैं तो इसको याद करिए। पंचायत पूछ रहा है तो पंचायत यानी पंचायत, अगर इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे पंच धन आयत। तो पंच मीन्स होता है 5 और प्लस आयत में 4 कोण होते हैं, 4 कोने होते हैं, तो 4 बराबर 9। यानी इसी से आप लोग ट्रिक कर सकते हैं, ऑप्शन को सही कर सकते हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो पंचायती यानी पंच धन आयत यानी 4 यानी भाग 9 में रखा गया है। ठीक ना दोस्तों, तो आप लोग का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब देखते हैं इसके आगे। हमने इस पॉइंटों को लिखा हुआ है और आपको ऐसे समझाते चलेंगे, ठीक ना। देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक ना। चलिए देखिए, अब इसके पहले जो हमारे संविधान मतलब कि प्राचीन काल में देखा जाए तो क्या कहा जाता था, उस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी। तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाया हुआ है, लिखा हूँ काल या समय, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई और मुखिया। चलिए देखिएगा, यहाँ पे जो है दोस्तों, जो है कि वैदिक काल लिखा हूँ। वैदिक काल जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व। उस समय जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो होती थी ग्राम, जिसको कहा जाता था कुल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुल भी बोला जाता था। और उसके मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी या ग्रामीण, ठीक ना। उसके मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी या ग्रामीण। ठीक उसी तरह बौद्ध काल यानी 563 ईसा पूर्व की बात है, ठीक ना। उस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम और उसके मुखिया को कहा जाता था ग्राम योजक। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछ देता है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कि बौद्धिक काल में अगर पूछ दे कि बौद्धिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो आप लोग उस समय जो होती थी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। और मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामीणी कहा जाता था। अब उसी तरह आप पूछ दे बौद्ध काल में क्या कहा जाता था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। या इसमें देखिएगा एक कुल भी इसको बोला जाता था, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। और ग्राम योजक जो है, इसमें बौद्ध काल में ग्राम योजक, मुखिया को ग्राम योजक कहा जाता था। अब मौर्य काल में क्या कहा जाता था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और जो है इसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। मुगल काल में 1526 ईस्वी में, ये ईसा पूर्व नहीं है, 1526 ईस्वी लिखा हूँ, ठीक ना। 1526 ईस्वी में जो है सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है मुगल काल में ग्राम होती थी और इसके मुखिया को मुकदम कहा जाता था बच्चों, ठीक ना। अब उसी तरह देखिएगा, आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल में प्रशासन सबसे छोटी इकाई ग्राम थे और जो है मुखिया को क्या कहा जाता है? सरपंच या प्रधान, जो वर्तमान समय में कहा जा रहा है। तो यही जो है वर्तमान आधुनिक काल, इसलिए 1707 से शुरू हुआ और जो है इसके सबसे छोटी इकाई जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी और सरपंच यानी प्रधान को मुखिया को सरपंच या प्रधान कहा जाता था। वर्तमान समय यही कहा जा रहा है, ठीक। तो अब देखिएगा अगला बच्चों कि अब ये जो है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ऐसे मैंने आप लोग को एक चार्ट में दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वैदिक काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था या उसके मुखिया को क्या कहा जाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। चलिए देखिएगा आगे जो है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्थानीय स्वशासन का जनक 1882 ईस्वी में माना जाता है। यानी 1882 ईस्वी में जो है, यानी सबसे पहले अगर देखा जाए तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? तो यह स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है लॉर्ड रिपन को। किसको कहा गया है?
लॉर्ड रिपन को, ये याद रखिएगा बच्चों, लॉर्ड रिपन को। ये एक अंग्रेज था जिसने सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को, ठीक ना। इसके द्वारा उस समय जो है बच्चों, इसके द्वारा उस समय जो है एक प्रस्ताव लाया गया था। उस प्रस्ताव का नाम था तालुका बोर्ड, तालुका, सॉरी बच्चों, तालुका बोर्ड, और जो है तालुका बोर्ड, और जो है तालुका परिषद, तालुका परिषद, तालुका परिषद। इसके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था उस समय, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। उसके द्वारा ये दो प्रस्ताव लाया गया था, तालुका बोर्ड और तालुका परिषद, और इसी को स्थापित किया गया, इसी को क्या किया गया, स्थापित किया गया। और इसी प्रस्ताव को, इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता था, मैग्ना कार्टा कहा जाता था, ठीक ना। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो तालुका बोर्ड और तालुका परिषद, मैग्ना कार्टा। तो कभी कोई पंचायती राज व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो यही दोनों याद रखिएगा, तालुका बोर्ड और तालुका परिषद। ये किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा, ठीक ना, लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब लाया गया था ये, 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि मैग्ना यानी स्थानीय यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो तालुका बोर्ड और तालुका परिषद को, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा। अब लिखा हूँ यहाँ पे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 में पंचायती राज व्यवस्था को आंशिक रूप से राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया। अब चलिए देखिए, स्थानीय स्वशासन को, यानी भारत को जो है स्थानीय स्वशासन जो है आंशिक रूप से कर रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919। अब देखिए बच्चों, ये भारत शासन अधिनियम 1919, जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों के द्वारा अधिनियम लाया गया था, और उस अधिनियम के द्वारा जो है शासन प्रशासन चलाया जा रहा था उनके द्वारा। तो भारत शासन अधिनियम आया था उस समय 1919 में, पंचायती राज व्यवस्था को आंशिक रूप से राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया। राज्य सूची के विषय, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आंशिक रूप से, यानी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, पूर्ण रूप से राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया था, किसको, पंचायती राज व्यवस्था को 1919 में। लेकिन 1935 जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया, तो उसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से राज्य सूची के विषय में शामिल कर दिया गया, राज्य सूची के विषय में शामिल कर दिया गया। कब किया गया शामिल पूर्ण रूप से, 1935 में। तो ये याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन, कभी कभी ये पूछता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को आंशिक रूप से राज्य सूची के विषय में कब शामिल किया गया, तो 1919, और पूर्ण रूप से कब शामिल किया गया, तो 1935। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ठीक ना। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि राज्य सूची में दोनों, राज्य सूची दोनों में शामिल है, लेकिन पूर्ण रूप इसमें है और आंशिक रूप इसमें है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। तो अब चलिए देखिए, मैं समझाता हूँ यहाँ पे राज्य सूची क्या होती है। तो बच्चों, दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, सूचियाँ जो हैं, जो सूची है वो 3 सूची है। संघ सूची क्या है, एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। अब चलिए इन तीनों सूची को पहले समझ लीजिए। संघ सूची का मतलब ये होता है कि जिस पे केंद्र सरकार कानून नियम बनाती है, वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची, राज्य सरकार जिस पे कानून नियम बनाती है, वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर विषय बनाती हैं, उसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। तो जो मतलब कि जो सूची संघ सूची है, इसमें जो है, इसमें जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय 97 विषय को शामिल किया गया था। कितने विषय को, 97 विषय को शामिल किया गया था। अब जो है वर्तमान समय में, अब जो है इसमें 100 विषय शामिल हो गए हैं। अब इसमें जो है 100 विषय हैं। कितने हैं, 100 विषय हैं, ठीक ना, 100 विषय हो गए हैं। तो कभी कभी ये पूछ देता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। उसी तरह राज्य सूची में
संविधान बनाते समय, उस समय संविधान के निर्माण के समय, उस समय जो है 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 विषय थे। अब जो है 61 विषय हो गए हैं। अब कितने हैं वर्तमान समय में? 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में जब संविधान बनाया जा रहा था, उस समय समवर्ती सूची में जो है 47 विषय थे, 47 विषय थे। और जो है अब जो है इसमें जो हो गए हैं 52 विषय। कितने हो गए हैं? 52 विषय। तो मैंने बच्चों यहाँ पे आप लोग से बताया था कि समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या होती है। तो जिसपे मतलब कि केंद्र सरकार नियम कानून या विषय बनाती है, उसे समवर्ती सूची में कहा गया, उसे संघ सूची में रखा गया है। तो जैसे मान लीजिए अभी जैसे देखिएगा, अगर संघ सूची की बात करें तो संघ सूची के अंतर्गत जो हमारे सेना हुए, भारत की रक्षा हुआ, रक्षा का कार्य हुआ, ठीक ना। उसी तरह विदेशी मामले जो हुए, विदेशी मामले, फिर उसी तरह जो रेल हुआ, रेल, डाक, आप लोग समझ रहे होंगे, ये सब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ये किस में रखे गए हैं? इसीलिए संघ सूची में रखे गए हैं, संघ सूची में रखे गए। नागरिकता जैसे हुआ, देखिए नागरिकता हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो होता है, ये हमारा संघ सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना हमारा संघ सूची के अंतर्गत आता है। आयकर जो होते हैं, कर होते हैं, जो टैक्स होते हैं, वो हमारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह जो है आप लोग संघ सूची के विषय को समझ गए होंगे कि कौन कौन से विषय हैं, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए अभी देखिए राष्ट्रपति का चुनाव इसी में रहेगा। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का अगर चुनाव देखा जाए तो संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक ना। उसी तरह प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है, यानी जो हमारा लोकसभा का चुनाव होता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब चलिए देखिएगा राज्य सूची में क्या होता है। राज्य सूची में जैसे देखिए 61 विषय वर्तमान समय में है, 61 विषय। इसके अंतर्गत जो हमारे आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए राज्य पुलिस हुआ, ये इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से आते हैं। जैसे राज्य पुलिस, यूपी पुलिस बोलते हैं, राज्य पुलिस जो होते हैं, ये हमारे जो है राज्य पुलिस जो होते हैं राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। ये जिला अस्पताल आप लोग जानते होंगे, अस्पताल जिला अस्पताल ये हुआ राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सफाई जो हुआ, सफाई जो विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कृषि को देख लीजिए, कृषि हुआ, सड़क हुआ, ठीक, सड़क हुआ, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? सिंचाई हुआ, सिंचाई हुआ। इसी तरह जो है अगर देखिए पशु जो होते हैं, पशु, ठीक ना। तो ये सब हमारे राज्य सूची के। अभी अगर देखा जाए पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारी किसके अंतर्गत आती है? पंचायती राज व्यवस्था, ये भी राज्य सूची का विषय है, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग समझ गए होंगे राज्य सूची के विषय। ऐसे ऐसे जो है 61 विषय वर्तमान समय में है। अब देखिए समवर्ती सूची क्या होती है। समवर्ती सूची में कौन कौन आते हैं? जिसपे जो है राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जो है विषय को फॉलो करती हैं या बनाती हैं या नियम बनाती हैं। वो विषय कौन कौन सी होती है जो समवर्ती सूची में आती है? देखिएगा समवर्ती सूची में जैसे मान लीजिए अगर कहा गया शिक्षा, शिक्षा देखिए समवर्ती सूची में आएगी, शिक्षा हुआ। अब जैसे मान लीजिए वन जो हमारे हैं, फिर जंगली जानवर जो हैं, जंगली जंगली जानवरों, क्योंकि शिक्षा देखिए आप कहीं भी जाकर ले सकते हैं भारत में शिक्षा, इसलिए इसको जिस पे राज्य और संघ दोनों। वन जो हैं ये भी मतलब कि जो सेंटर, जैसे मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश हैं कुछ ऐसे, उससे लगे हुए जो स्टेट होते हैं, तो वन जो है इसीलिए इसको वन को भी समवर्ती सूची में समवर्ती सूची में रखा गया है। जंगली जानवरों को, जंगली जानवर जैसे अभी इस स्टेट में है दूसरे स्टेट में जा सकते हैं अगर जंगल लगा हुआ है, तो इसलिए जंगली जानवरों को समवर्ती सूची में रखा गया है। जंगली जानवरों और पक्षियों को भी, और किसको? पक्षियों को भी, और पक्षियों को भी, ठीक है ना, पक्षियों को भी। तो ये सब जैसे मान लीजिए ये हमारे समवर्ती सूची में। जैसे मान लीजिए और समझिए बिजली को समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक ना। आपराधिक मामले जो होते हैं, आपराधिक मामले को जो किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक ना। तो ये हमारे जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। अब जैसे मान लिया और सारे सोच सकते हैं, जैसे मान लिया जनसंख्या नियंत्रण की बात करें या परिवार नियोजन की बात करें, तो ये हमारे समवर्ती। हाँ, दवा की याद रखिएगा, दवा जो हमारा मेडिकल होता है समवर्ती सूची में आता है, ठीक ना। तो आज ये हमारे समवर्ती। अभी जैसे मान लीजिए कारखाने, अगर कारखाने लगाने हैं, कारखाने,
ठीक ना। तो ये हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। समाचार पत्र जो होते हैं ये हमारे समवर्ती सूची में आते हैं। तो आप लोग दोस्तों समवर्ती सूची समझ गए होंगे, तीनों सूचियां समझ गए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची क्या होती हैं, तीनों समझ गए होते हैं। तो इसी तरह इसको जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में पंचायती राज व्यवस्था को पूर्ण रूप से राज्य सूची के विषय में शामिल कर लिया गया, ठीक ना। तो कभी कोई पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस सूची में शामिल किया गया है, तो राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिएगा आगे जो है निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कराया जाएगा। अब चलिए देखिए राज्य निर्वाचन आयोग की बात आई तो दोस्तों राज्य निर्वाचन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए भारत का निर्वाचन आयोग होता है, भारत का निर्वाचन आयोग इस समय अगर देखा जाए भारत के निर्वाचन आयोग जो है जैसे देखिएगा भारत के निर्वाचन आयोग जैसे सुनील अरोड़ा, ठीक ना, सुनील अरोड़ा, ये सुनील अरोड़ा जो है भारत के निर्वाचन आयोग हैं। तो ये भारत के निर्वाचन आयोग हैं सुनील अरोड़ा। ये क्या करते हैं, जो भी भारत के मतलब के अंदर का जैसे मान लिया राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, ठीक ना, जो लोकसभा का चुनाव होता है, ये ऐसे चुनावों को ये क्या कराते हैं, सुनील अरोड़ा साहब जो है कराते हैं ये। तो ये भारत का इसको कहा जाता है भारत निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा जी हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग भी बनाया जाता है, जो राज्यों के अंदर जो चुनाव होते हैं उनको कराने के लिए, जैसे जो हमारे जैसे देखिए ग्राम स्तर के प्रधान का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव हुआ, ये जो है महापौर जो चुने जाते हैं, नगर पंचायत जो होते हैं क्षेत्र वहाँ पे जो चुनाव होते हैं, परिषदों का जो चुनाव होता है, ये सब चुनाव जो कराए जाते हैं, मेयर जिसको बोला जाता है, मेयर का जो चुनाव कराया जाता है, महापौर भी बोला जाता है, कहीं कहीं मेयर भी बोला जाता है। तो इनका जो चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कराया जाता है। तो अगर देखा जाए वर्तमान में जो है हमारे राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, तो एल वेंकटेश्वर जो है, एल वेंकटेश्वर लू, ये जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्य निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक ना, एल वेंकटेश्वर लू, ठीक ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो इनके अंदर इनको जिम्मेदारी दी गई है राज्य के अंदर जो चुनाव होते हैं, नगर पालिका के होते हैं, नगर परिषद के होते हैं, जो ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं, जो बीडीसी के चुनाव होते हैं, ठीक ना, जो ये हमारे जो ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, इनके चुनाव सभी कौन कराते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक। चलिए आगे देखिएगा गांधी जी। अब देखिएगा गांधी जी की एक पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, एक पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। इस पुस्तक यानी कहा जाए तो मेरी तस्वीर, इंडिया की मेरी फ्री तस्वीर, ठीक ना। इस पुस्तक में ग्राम स्वराज की बात कही गई थी। इस पुस्तक में अगर पूछा जाए तो गांधी जी की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें ग्राम स्वराज की बात कही गई थी, तो वो पुस्तक है माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, कभी कोई पूछ देता है सबसे पहले ग्राम स्वराज की बात किस पुस्तक में कही गई थी, तो वो गांधी जी की पुस्तक थी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ठीक ना। इसमें कहा गया था, इसमें जो है गांधी जी एवं जवाहरलाल नेहरू ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को चाहते थे। इस पुस्तक के अनुसार जो है इसमें गांधी जी लिखे थे, कौन कौन सिर्फ चाहते थे पंचायती राज व्यवस्था को, उस समय गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज व्यवस्था को चाहते थे, क्योंकि भारत गांव का देश था, क्योंकि लोग कहते थे कि भारत गांव का देश था, इसलिए वो पंचायती राज व्यवस्था को चाहते थे। तो इससे क्या होता था, ये लोग कहते थे कि तब जाकर जो है अगर गाँव का देश है तो गाँव का विकास भी होना चाहिए। तो ये भारत के विकास के लिए ये चाहते थे कि ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती राज व्यवस्था के विरोधी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये पंचायती राज व्यवस्था के क्या थे, विरोधी थे, ये नहीं चाहते थे। वे कहते थे कि पंचायतें जो है पिछड़ेपन का प्रतीक हैं,
अंबेडकर जी कहते थे कि पंचायतें जो है पिछड़ेपन का प्रतीक हैं, लेकिन गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। ये पिछड़ेपन का और अंबेडकर जी जो है पिछड़ेपन का प्रतीक मानते थे। तो उनके अनुसार जो है अंबेडकर जी के अनुसार पंचायती सामाजिक व आर्थिक समानता की राह में बाधक बन सकती हैं, ये ऐसा सोचते थे। लेकिन यही शायद कारण था, अंबेडकर जी का यही शायद सोच का कारण था कि संविधान निर्माण के समय पंचायती राज व्यवस्था को टाल दिया गया, संविधान में नहीं लाया गया। परंतु गांधी जी की भावनाओं के प्रति वो क्या थे, आदर दिखाते हुए अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 में जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निदेशक तत्व में स्थान दिया। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक ना, स्थान दिया। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य पंचायतों के गठन के लिए, इसमें कहा गया है कि राज्य पंचायतों के गठन के लिए राज्य पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार कदम उठा सकती है। तो इसमें जो है उस समय तो अंबेडकर जी इसका विरोधी थे, तो उन्होंने गांधी जी के आदर करते हुए, गांधी जी की भावनाओं का आदर करते हुए अनुच्छेद 40 में राज्य नीति निदेशक तत्व में शामिल कर दिया गया। और इसमें अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार कदम उठा सकती है। और उसके बाद तब जाकर जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ में जो है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तो कभी कभी ये भी पूछता है, उसके बाद जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ, जिसको कहते हैं या आड़ा, 243 ओ है, ओ फॉर ऑरेंज होता है, ठीक ना, ये आड़ा तक में शामिल किया गया, ठीक ना, अनुच्छेद में शामिल किया गया पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, आप लोग समझ गए होंगे माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया, ठीक ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला है। तो ये भी याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का लोकतंत्र जो है यानी जनता का जो तंत्र है, जनता का जो मत है, लोकतंत्र जो है ये स्थानीय स्वशासन का प्रथम पाठशाला है। यानी ये जो है अगर देखा जाए पंचायती राज व्यवस्था जो है ग्राम स्तर पे जो होती है, प्रधान का जो चुनाव होता है, यही हमारी प्रथम पाठशाला है। किसका? स्थानीय स्वशासन यानी लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला है। तो वो कौन सा है? लोकतंत्र का प्रथम पाठशाला क्या है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना, पंचायती राज व्यवस्था। तो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे पंचायती राज व्यवस्था पे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी। थैंक यू दोस्तों।